गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का जो है वो दोनों स्टेप से शुरू होता है। ए सिस्टम नीड टू बी ऑलवेज क्लोज अचीव इक्विलिब्रियम सिंस ओपन सिस्टम allow the escape of formed product which prevent the backward reaction। जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा, और क्लोज कंटेनर में इसलिए होगा कि ओपन कंटेनर में जो प्रोडक्ट का फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट एस्केप कर जाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कैन अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप अमोनिया का फॉर्मेशन रखते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन रखते हैं हमारा N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू Ri2NH3, तो अगर आप रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा देते हैं तब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, या प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं तब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। मतलब इक्विलिब्रियम हम दोनों डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक नेचर, इसीलिए तो ये दोनों डायरेक्शन से अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लोज कंटेनर में होता है। सबसे बड़ी बात है कि कैटलिस्ट जो है कैन अल्टर द रेट ऑफ अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम बट डज नॉट चेंजेस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जो है वो स्टेट को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करेगा, बस इक्विलिब्रियम जो अचीव होने के टाइम है उस टाइम को ये चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व कंस्टेंसी सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक कलर चेंज के द्वारा हम इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, प्रेशर के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा, डेंसिटी के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सबों के द्वारा हम इक्विलिब्रियम में हो रहे चेंज, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है या इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं, हम लोगों का अगला टर्म है कि एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल जी, जिसको फ्री एनर्जी चेंज या फिर इसका दूसरा नाम है डेल जी का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये क्या होगा? जीरो होगा। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन affected by altering factors like pressure, volume, concentration and temperature। इसको हम लोग ली चैटरियल प्रिंसिपल के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, ली चैटरियल प्रिंसिपल। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे रिएक्शन के रेट को बतलाता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन at a particular temperature is proportional to, that is directly proportional to product of active masses of reactants raise the powers of their stoichiometric coefficient। मतलब अगर कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लें A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D, तो यहां जो हमारा रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, दैट इज प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी, इसका कोएफिशिएंट होगा। यहां जो है अगर हम लोग देखें तो के हमारा क्या कहलाएगा? के हमारा रेट कांस्टेंट कहलाएगा। के को हम लोग रेट कांस्टेंट कहेंगे। के हमारा क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अगर हम लोग इसको देखें और ए एंड बी जो है
वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। हम लोगों का जो रिएक्शन है वो रिवर्जेबल रिएक्शन है। अगर हम लोग रिवर्जेबल रिएक्शन के लिए देखें, फॉर ए रिवर्जेबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्जेबल रिएक्शन, अगर आप रिवर्जेबल रिएक्शन को लेकर के चलते हैं तो रिवर्जेबल रिएक्शन जो हमारा होगा, हम हाइपोथेटिकल लेते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू C प्लस डी। ये हमारा रिवर्जेबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जब हम लोग रेट डिटरमाइन करेंगे, यहां कोफिशिएंट अगर आप दे देते हैं a b, इसका दे देते हैं हम लोग c और इसके लिए दे देते हैं d, तो हमारा जो है इसमें दो रिएक्शन होंगे। पहला होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, पहला होगा हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ए प्लस बी इक्वल्स टू सी डी। इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट निकालें तो हमारा रेट क्या निकल के आएगा? रेट हमारा निकल के आएगा रेट प्रोपोर्शनल्स टू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं, उसको हम लोग आर एफ कह लेते हैं। आर एफ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। दैट इज यहां हमारा के एफ जो है वो है हमारा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट। इसी तरह से फॉर बैकवर्ड रिएक्शन अगर हम लोग चलें, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर आप देखते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन हमारा क्या निकल के आएगा? सी प्लस डी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसके लिए अगर हम लोग रेट डिटरमाइन करें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। दैट इज प्रोपोर्शनल अगर हम कैंसिल कर हटाते हैं तो हमें उसके बदले कांस्टेंट आएगा। तो हम लोग इसके लिए आर एफ जो था फॉरवर्ड के लिए, इसके लिए हमारा होगा आर बी इक्वल्स टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। हम लोग जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम यहां जो है हमारा के बी जो है वो क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। के बी जो हमारा होता है वो हमारा होता है क्या? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम लोग इसके लिए रेट कांस्टेंट के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग जानते हैं क्या कि एट इक्विलिब्रियम पिछले क्लास में हमने बताया था, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग यहां रख सकते हैं, हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारा आ रहा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारा ये आ रहा है, और ये दोनों जो है वो क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल्स टू होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज आर एफ इक्वल्स टू आर बी। आर एफ का वैल्यू था के एफ
a to the power a, b to the power b equals to kb, c to the power c और d to the power d। हम लोगों को जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, kf अपॉन kb इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ c to the power c, concentration of d to the power d upon concentration of a to the power a upon concentration of b to the power b। यहां अगर हम लोग देखें if, इसमें जो है 2-3 if, अगर हम लोग कहें if kf अपॉन kb equals to k equals to equilibrium constant, equilibrium constant, तो हम लोग यहां कह सकते हैं क्या कि k equals to concentration of c to the power c, concentration of d to the power d upon concentration of a to the power a, concentration of b to the power b। अगर इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें 2-3 कंडीशंस आते हैं। पहला कंडीशन है केस फर्स्ट, इफ concentration of reactants and products are taken। अगर हम लोग यहां क्या टेक करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं, तब क्या होगा, के जो है टेकन, देन के इक्वल्स टू के सी, तो हमारा क्या होगा, के सी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। इसी तरीके से केस सेकंड को अगर हम लोग लेते हैं, केस सेकंड, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन, partial pressure of reactants and products are taken, then K equals to Kp, तो हमारा K क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा। बच्चों यहाँ जो ब्रैकेट्स यूज होते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, Kp का ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट आता है, दैट इज Pc टू द पावर C, Pd टू द पावर D, Pc टू द पावर C, Pd to the power D upon Pa to the power A, Pb to the power B। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, केस थर्ड, if mole fraction of reactants and products are used, then K equals to Kp, K equals to Kp, तो हमारा K equals to Kx, तो इस केस में हमारा निकल के आएगा Kx इक्वल्स टू xc टू द पावर c, xd टू द पावर d अपॉन xa टू द पावर a, xb टू द पावर b। ये तो सारे हाइपोथेटिकल इक्वेशंस के लिए देखे गए। अगर यही हम लोग किसी रियल कंपाउंड के लिए देखें, जैसे हमने रियल कंपाउंड लिया अमोनिया फॉर्मेशन, that is N2 plus 3H2 equals to 2NH3, इसको अगर हम लोग
Kc और Kp के रूप में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? Kc हमारा हो जाएगा NH3 का कंसंट्रेशन और इसका कोफिशिएंट पावर जो है वो 2 दिया हुआ है, मतलब कंसंट्रेशन 2 दिया हुआ है। इसी तरह से N2 का कंसंट्रेशन इंटू H2 के कंसंट्रेशन का क्यू। अगर इसी अमोनिया फॉर्मेशन का हम लोग प्रेशर निकालें, दैट इज प्रेशर का यूज करें, तो Kp इक्वल्स टू हो जाएगा P NH3, कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 अपॉन PN2, कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1, PH2 कोफिशिएंट 3 है तो पावर 3। इसी तरीके से आप कोई भी इक्वेशन रख सकते हैं। मान लो हाइड्रोजन आयोडाइड रखते हैं H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI। इसके लिए अगर हम लोग Kc देखें तो HI का क्या है कंसेंट्रेशन? HI के लिए हमारा दिया हुआ है कोफिशिएंट 2, तो HI का पावर 2 अपॉन H2, I2 का पावर 1, तो 1। यही इसी तरीके से अगर आप Kp देखते हैं तो हमारा क्या होगा? P HI टू द पावर कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 अपॉन PH2 इंटू PI2। बच्चों, ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं। अगले क्लास में इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को आपके सामने लेकर के आएंगे। यहाँ तक अगर आपको मेरी क्लास में समझ आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।